आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी कद। मम्मी जी, काका ढंग से नहीं बैठ सकते क्या? बहू मौली के झुंझलाने पर नर्मदा की नज़रें लॉन की ओर उठ गईं, जहाँ हरी हरी नरम घास पर बैठे 75 वर्षीय भूषण काका इत्मीनान से घुटने तक धोती खिसकाए धीरे धीरे अपने घुटने पर तेल मल रहे थे। संकोच में घिरी नर्मदा क्या प्रतिक्रिया दे सोच ही रही थी कि तभी बेटे महेंद्र पर नजर गई, जो काका का मन पसंद बाजरे का खींचड़ा का कटोरा पकड़े उनसे कह रहा था, लाओ काका, तेल तो यूं चौपड़ दूं, था तो बाजरा रो खींचड़ो जीमो। ओफ, अब बस इसी की कसर रह गई थी। मौली भुनभुनाई। ऐसी भाषा सुनकर भयभीत सी वह आसपास यूं नजर डालने लगी मानो पति की भाषा और लहजे रूपी आरी ने मान प्रतिष्ठा को काट फेंका हो। अलबत्ता नर्मदा की आंखों में विगत की नरमाई थी और भूषण काका वह तो गदगद हुए जा रहे थे कि उनका महेंद्र इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद न बदला। भाव विभोर हो खींचड़े का कटोरा पकड़ उसे अपने पास बैठने और साथ खींचड़ा खाने का आमंत्रण यूं दे बैठे, मारो महेंद्र अतनु बड़ो आदमी हो गयो पर जरा सो भी न बदलियो। आ मारे गोडे बैठ, आप पर दोन्यू लारा खावेंगे। हाँ हाँ, मैं भी लाया छूँ, कहते हुए महेंद्र उनके पास ही नीचे घास में बैठ गया। पति को स्वाद से चटखारे लेकर उंगलियों से खिचड़ा खाते देख खीजी मौली ने माथा ही ठोक लिया। महेंद्र की ऐसी बोली व्यवहार की तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। अपने साहब कितने सादे हैं, बिल्कुल अपने जैसे, सारा रोब दाब बाहर ही रखते हैं। जहाँ घर के सर्वेंट महेंद्र की सादगी पर मंत्रमुग्ध हो आपस में बतिया रहे थे, वहीं मौली आवाज़ निकाल कर खिचड़ा सुड़कते काका के गंवईपन पर शर्मिंदगी से अगल बगल बने घरों पर नज़र डालते हुए सोच रही थी कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, कैसे गंवार रिश्तेदार हैं। आसपास के सभ्य अभिजात्य वर्ग के लोगों में से पता नहीं किस किस ने उनकी सभ्यता और शिष्टता की धज्जियों को उड़ते देखा होगा। पॉश कॉलोनी में घर के लॉन का ये दृश्य आसपास के घरों की बालकनी और छतों से सहज सुलभ था। लॉन में कल तक नजर आने वाली नफासत से रखी कॉफ़ी टेबल पर कप और केतली की जगह खिचड़े का कटोरा नजर आ रहा था। जिस खूबसूरत लॉन में कल तक मौली अपने पति महेंद्र के साथ आराम कुर्सी पर बैठी चाय कॉफ़ी की चुस्कियां भरती दिखाई पड़ती थी, वहाँ महेंद्र अपने धर्म काका के साथ घास पर आलती पालती मारे ठहाके लगाते दिख रहे थे। खून का रिश्ता हो तो जैसे तैसे वह झेल भी ले, पर भूषण काका से सगा तो क्या, दूर दराज की रिश्तेदारी भी नहीं है। कहाँ से कहाँ महेंद्र और उसकी माँ के बीच हफ्ता भर पूर्व ही भूषण काका की चर्चा चल उठी, तो भावनाओं में बहकर महेंद्र ने उन्हें फ़ोन लगा दिया। महेंद्र की आवाज़ सुनकर काका भावुक हो उठे और बोले, क्यों रे महेंद्र, अतनु बड़े आदमी हो गयो का अपना काका न भी बिसर गयो हो? जाड़े कद भगवान मलावगा, मने तो असी लागे छे कि मलावगा भी कर नहीं। काका तो भावुक स्वर में बोले और बोलते कि इतना बड़ा आदमी हो गया कि अपने काका को ही भूल गया, जाने कब प्रभु तुझसे मिलवाएंगे भी या नहीं। वह रो पड़े। उनका रोना और मन को स्पर्श करता भीगा स्वर महेंद्र को भावुक कर गया। काका बता रहे थे अब उनसे चला नहीं जाता है, तुम कहो तो कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने यहाँ बुला लूँ, डॉक्टर को दिखाकर घुटने का इलाज करवा लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट होने के बाद जाने कब मिलना हो भी या नहीं। बेटे के साथ यूएस जाने वाली सास नर्मदा भी आजकल अपने देश और भारत की मिट्टी को लेकर भावुक हो जाती है। काका आएंगे तो बीते समय की खुशबू मन को तृप्त कर देगी। सही कहते हो, जाने फिर कब मिलना हो। कहकर महेंद्र की माँ भी बड़े भाई का सामान काका से मिलने को बेकल हो गई। जमाना हो गया, वो तो बेटे की होकर ही रह गईं। जब तक महेंद्र के पिता रहे तब तक तो कभी कभार भरतपुर जाकर काका से मिलना मिलाना होता था, पर अब तो भरतपुर छूट ही गया। शादी के शुरुआती दिनों में जयपुर भ्रमण के दौरान महेंद्र मौली को भरतपुर लेकर आया था, मात्र 2 घंटे के लिए।
तभी उसने भूषण काका के प्रति कोमल के मन में भूषण काका के प्रति अपने भावों का स्थापन कर दिया था। मौली की शादी बेशक एक सफल और प्रतिष्ठित अभियंता महेंद्र से हुई थी, पर भूषण काका किसी अलग महेंद्र को जानते पहचानते हैं। वो पहचान बनी रहे, इसलिए महेंद्र घर की व्यवस्था, बोली चाली, परिवेश सब काका के स्तर पर लाने को उतारू है। किसी के आने पर लोग अपना रहन सहन, भाषा, बोली सब सुधारते हैं, एक पायदान चढ़कर दिखाते हैं। पर यहाँ तो महेंद्र ज़मीनी जुड़ाव के नाम पर जाने कितने पायदान उतर गया। काका इस महेंद्र को पहचानते होंगे, पर वो कतई नहीं पहचानती। उनके तौर तरीके बेशक गांव के हैं, पर दिल के देवता हैं। काका के गुणगान कर नर्मदा ने मौली को उनके स्वागत के लिए तैयार तो कर लिया, पर अब उन्हें झेलना, खासकर घर के बदले परिवेश को झेलना दुष्कर हो रहा था। पर कितना भी दुष्कर हो, महेंद्र की खातिर सहना होगा। प्यार तो करती है उससे, और इसी खातिर ही उसने विगत में मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं कहकर 7 फेरे लिए थे। ऐसा नहीं था कि वह उसके अभावों से भरे अतीत से अपरिचित थी। उसे आभास था कि काका उनके कठिन दिनों में सहारा बने थे। जिस भूषण काका से मिलकर पुराने दिनों को फिर से जी लेने के ख्याल से ही महेंद्र नॉस्टैल्जिक हो गए, उनसे मिलकर वह कितने खुश हो जाएंगे, यही सोचकर उसने हामी भरी थी। काका आए इसमें आपत्ति नहीं, आपत्ति तो पति की बदली चाल ढाल से थी। काका के आने के बाद महेंद्र का रवैया देख देख कर बड़बड़ाती। इससे तो अच्छा था तुम माँ के साथ जाकर ही वहीं भरतपुर में उनसे मिलाते। बात बात पर काका का खुलेआम बिना संकोच टेढ़े होकर गैस छोड़ने की आदत, और उनकी डकार ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। सुबह सुबह नीम की दातून तोड़कर दांतों में मलते फिर आ खां खां की आवाज़ों से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को भी अस्थिर कर देते। सरल स्वभाव वाले भूषण काका को इस बात का भान भी नहीं था कि उनके आने से घर की व्यवस्था कैसी बिगड़ गई है। वो क्या आए, घर घर कहाँ रह गया। महेंद्र ने अपने ऊंचे ओहदे और रहन सहन के सारे डेकोरम ताक पर रख दिए थे। घर के नौकर चाकर समेत वह खुद महेंद्र के अंदर उग आए एक नए महेंद्र को देख रही थी। भूषण काका को नरम बिस्तर पर नींद नहीं आती है तो नीचे सख्त ज़मीन पर तख्ता बिछाकर सो जाते हैं। वो सोएं तो सोएं, पर महेंद्र भी वहीं तकिया रखकर उनके पास पंचायत जमा लेता है। खाने के लिए क्रॉकरी के बजाय स्टील की थालियां निकलवा ली गई हैं। पीढ़े पर बैठकर काका के साथ जब वह हाथ से खाना खाता है तो सर्वेंट के सामने अच्छा खासा तमाशा बन जाता है। और तो और उनकी 5 साल की बेटी मिष्टी भी उनकी कस्बाई बोली की नकल उतारने लगी है। कॉर्नफ्लेक्स की जगह खिचड़ा और चूरमे की मांग करने लगी है। नर्मदा अपने वर्तमान के सुनहरे दिनों के दाता भूषण काका को आह्लादित देख नतमस्तक हो अपने घुटन भरे अतीत में डूब डूब जाती। पर उसे क्या मतलब सास के उस अतीत से जिससे वह छोटे से कस्बे की पतली सी गली में दड़बे नुमा एक कमरे के मकान में अभाव और घुटन के बीच पति और बेटे के साथ बंद थी। बचपन से ही मेधावी महेंद्र को उसके पिता ने एक ही घुट्टी बार बार पिलाई थी। बेटा, अगर इस अभाव और गरीबी से निकलना है तो शिक्षा की मशाल जलानी होगी, अन्यथा यहीं छटपटाते हुए जीवन व्यर्थ होगा। पिता की सीख को जीवन का सार मानते हुए महेंद्र ने बड़े परिश्रम के साथ जीवन को सही दिशा दी। स्कॉलरशिप के माध्यम से वह शिक्षा के सोपान चढ़ता गया। कॉलेज के लिए पैसे की ज़रूरत आन पड़ी तो पिता ने अपना एक कमरे का मकान बेच दिया। उन दिनों महेंद्र के पिता भूषण काका के पास मुंशी का काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी ने बेटे की पढ़ाई के लिए एकमात्र पूंजी और सहारा अपना मकान बेच दिया तो अपने घर में उन्हें शरण देते हुए कहा था, बेटे की पढ़ाई के लिए घर बेच दिया तो लड़का ज़रूर होनहार होगा। जब तक कोई इंतज़ाम नहीं होता या फिर वह कुछ कमाई करके मदद नहीं करता तब तक तुम दोनों हमारे घर रह सकते हो। पैसे से तो मदद कर नहीं सकता, पर हाँ, सर छिपाने के लिए मेरे घर के द्वार खुले हैं। बेटियां ब्याह गई हैं, हम बूढ़े बुढ़िया घर में अकेले रहते हैं। तुम लोगों के आने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कभी समाई हो तब चले जाना। काका के शब्द डूबते को तिनके का सहारा बने। कॉलेज के शुरुआती दिनों में महेंद्र
अपने माता पिता से मिलने उनके घर आता तो संकोच होता था, पर भूषण काका के अपनत्व ने संकोच को रहने नहीं दिया। फिर तो ऐसा समय आया जब माता पिता से ज़्यादा काका उसके आने का इंतज़ार करते। हालांकि 2-2.5 साल में महेंद्र के पिता ने काका के घर के पास ही एक कमरे का घर किराए पर ले लिया। फिर भी अधिकतर खाना पीना उठना बैठना सब काका के घर पर ही होता। तीज त्योहार में पकवान वहीं बनते और साथ खाए जाते। कब वो सब एक प्रगाढ़ बेनामी रिश्ते में बंधे पता ही नहीं चला। महेंद्र कॉलेज वापस जाता तो काकी गोंद के लड्डू और चिवड़ा बांध देती। वो भी क्या वक्त था। काका के मकान के नीचे वाले हिस्से में दालान, एक कोठरी, एक बड़ा और एक छोटा कमरा, और ऊपर एक कोठरी और बिना प्लस्तर का एक छोटा सा कमरा और छोटी सी छत वाला वो मकान किसी हवेली से कम नहीं लगता था। पहले प्लेसमेंट के बाद उन 4-5 सालों में महेंद्र ने उत्तरोत्तर प्रगति की। 7-8 साल बीतते बीतते नामी कंपनी में जॉब के साथ घर, कार के साथ अन्य सुख सुविधाएं मिली। शहर बदले, नौकरी बदली, ओहदे बदले, नहीं बदला तो भूषण काका के प्रति श्रद्धा के भाव। काका ने उसके लिए जो किया उसे महेंद्र और उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। मौली को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि भूषण काका के साथ सहज जीवन जीने के लिए खुद को उनके स्तर पर लाना महेंद्र के लिए क्यों ज़रूरी था। भला ईश्वर को भी कोई अपनी प्रतिष्ठा और रोब दाब दिखाता है। 4-5 दिन रुककर भूषण काका बोले, थारी काकी कदी भी एकली न रही, साथी आती तो शांता रहती, पर वाह घर खां छोड़े छे, था सब देख सुन लिया, मन में साता आई का सब राजी खुशी छे, और मने चाहिए भी काई। काका की बात मौली को समझ में नहीं आई, पर हाव भाव देखकर लग रहा था कि काका वापस जाने की बात कर रहे हैं। नर्मदा ने बताया, काका कह रहे हैं कि काकी कभी अकेली नहीं रही, साथ आती तो निश्चिंत था, पर वो कहाँ अपना घर छोड़ती हैं। तुम लोगों को देख सुन लिया, अब संतोष है कि अपने बच्चे सुख से हैं। काका की वापसी के दिन गिनने वाली मौली की आंखों में चमक सी आ गई थी। जल्द ही काका ढेरों आशीष के साथ भरतपुर लौट गए, तो यह घर भी पुराने परिवेश में लौट आया। लॉन की कॉफ़ी टेबल पर केतली और कप आ गए, खाना डाइनिंग टेबल पर लगने लगा, क्रॉकरी भी वापस निकल आई, पर मौली उखड़ी उखड़ी सी रही, महेंद्र के बीते दिनों के रवैये से नाखुश। काका हमसे मिलना चाहते थे, मिथ्या आडंबर और वैभव से नहीं। संभव था हमारी शान शौकत देखकर वो अपने सहज आचरण की आत्मीय स्वाभाविकता खो देते। वो नहीं रहते जो वो थे, जिन्हें मैं जानता था। महेंद्र मौली से कहना चाहता था, पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। किसी के लिए कोई अपना रहन सहन और आदतें बदले, ये उसको बेहद नागवार लगा था। अलबत्ता उसने तो ईश्वर से प्रार्थना की कि भूषण काका अब दोबारा कभी ना आए। भूषण काका को गए 10 दिन बीत गए। यूएस जाने की औपचारिकताएं तेजी पकड़ने लगी। तभी एक दिन नर्मदा ने मौली को मिष्टी को फटकारते सुना। एक हम थे जो पेंसिल घिस जाने तक इस्तेमाल में लाते थे, एक ये आजकल की औलादें जिन्हें चीज़ों की कदर ही नहीं है। बहू की आवाज़ बैठक तक आती सुनकर नर्मदा कमरे में झांकने चली आई। बहू को पोती पर बुरी तरह बरसते देख बीच बचाव की कमज़ोर सी कोशिश की तो मौली बोली, मम्मी जी आप इसकी भोली सूरत पर मत जाइए, बहुत शर्मिंदा हुई हूँ इसके कारण। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ढेर सारे पेरेंट्स के बीच इसकी क्लास टीचर ने मुझे सुनाते हुए कहा, मिसेस सहरावत कम से कम मिष्टी को पेंसिल तो ढंग की दिया कीजिए। सच मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई जब इसकी टीचर ने 2.5 इंच की पेंसिल मुझे दिखाई। मौली की बात सुनकर नर्मदा ने हैरानी से लगभग रुआंसी सी हुई मिष्टी से पूछा, क्या बोल रही है मम्मी? कल ही तो मेरे सामने तुम्हें नई पेंसिल दी थी, इतनी जल्दी छोटी कैसे हो गई? मिष्टी कुछ कहती इससे पहले मौली गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोली, 4 दिन से इसे रोज़ नई पेंसिल दे रही हूँ। हिंदी टीचर ने बताया ये डस्टबिन के पास खड़े होकर पूरी पेंसिल छील कर छोटी कर डालती है। ओ मम्मी, बोलने की कोशिश में मिष्टी फिर डपट दी गई। नर्मदा अफसोस भरे स्वर में बोली, अरे जब हिंदी टीचर जानती थी कि ये नई पेंसिल छीलकर छोटी कर देती है तो क्लास टीचर को बताती। कम से कम 4 लोगों के सामने बखेड़ा खड़ा करके वो तुम्हें शर्मिंदा तो ना करती।
अरे मम्मी जी, हिंदी वाली टीचर से तो मैं बाद में मिली। दरअसल इसकी क्लास टीचर सुबह अटेंडेंस लेकर चली जाती है, फिर इंटरवल के बाद छठे पीरियड में आती है। उस बीच ये नई पेंसिल लाती है, उसे छीलती है या खाती है यही जाने। 50 लोगों के आगे मुझे शर्मिंदा करना था सो कर लिया। आप नहीं जानती, ये टीचर सक्सेसफुल पेरेंट्स को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। टीचर्स पर लगा आरोप बेबुनियाद है समझते हुए भी नर्मदा बहू की मनोदशा के चलते चुप रही। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तमाम पेरेंट्स के बीच एक छोटी पेंसिल के कारण उपहास का पात्र बनना भला किसे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में एक बार फिर मौली ने उसे नई लंबी सुंदर सी पेंसिल शार्प करके दी। नर्मदा देवी ने उसको होमवर्क करने में मदद की, पर डांट पड़ने से मिष्टी उदास थी, इसलिए आज उसकी लिखावट सुंदर नहीं आई। शाम को महेंद्र घर आए तो मिष्टी की चुलबुली बातें सुनने की एवज में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हुआ वह सुनने को मिला। लाडली को उदास देखकर महेंद्र ने उसे दुलराते हुए गोद में उठाया तो उसने एक सांस में अपनी मम्मी की जातियों का बखान कर डाला। महेंद्र ने मिष्टी से प्यार से पूछा, एक बात बताओ, इतनी शानदार पेंसिल को तुम छोटी करके क्यों लिखती हो? पापा, नई और बड़ी पेंसिल सुंदर तो लगती है, पर उससे लिखा नहीं जाता। छोटी कर देने से वह आसानी से पकड़ में आती है, लिखने में आसानी होती है और लिखावट भी सुंदर आती है। सहजता और भोलेपन से मिष्टी ने जो कहा उसे सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। वस्तुस्थिति को देखने का नज़रिया टीचर्स का, स्वयं का और मिष्टी का कितना अलग था। मिष्टी का नन्हा मन अपनी सुविधा और बेहतर प्रदर्शन की चाह में पेंसिल की सुंदरता को दरकिनार कर उसकी लंबाई घटाकर पकड़ने योग्य बना लेती थी, पर टीचर को उसकी पेंसिल बेढंगी लगी और मौली ने तो टीचर की टोक अपनी प्रतिष्ठा पर ही ले ली। लब्बो लुआब यह कि किसी ने मिष्टी को नहीं समझा, जिसने लिखावट को अहमियत देते हुए सहजता से समस्या का हल निकाल लिया था। हाय हाय मेरी बच्ची, काश ये बात क्लास टीचर सुनती, आसपास खड़े पेरेंट्स सुनते तो कितना अच्छा होता। आपने भी तो नहीं सुना। पछतावे का जवाब उलाहने से मिला तो अपराध बोध से भरी मौली ने उसे लिपटा लिया और देर तक लिपटाए रही। अफसोस में डूबी मौली को देख महेंद्र मुस्कुरा दिए और देर तक मुस्कुराते रहे। पति के यूं मुस्कुराने से मौली कुछ चेती, कुछ विचलित भी हुई। उसे लगा महेंद्र कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे हैं। कुछ पल मौन के बाद उससे रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठी, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कोई बात है तो कहो। महेंद्र जैसे पूछे जाने का ही इंतज़ार कर रहे थे। गला खंखार कर बोले, पिछले हफ्ते तुम नाराज़ थी कि काका के सामने मैं अपने कद को घटाकर पुराने स्वरूप में खुद को क्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ, खुद को सस्ता सुलभ सामान्य क्यों दर्शा रहा हूँ। उसका भी यही जवाब है। कौन सा? वह चकराई। वही मिष्टी वाला। मैं भावहीन नहीं, भाव भरे काका से मिलना चाहता था और ये तभी संभव था जब वह पुराने महेंद्र से मिलते। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? यही कि मिष्टी की पेंसिल की तरह अपने कद को घटाकर पुराने संस्मरणों की सुंदर लेखनी मन पर अंकित कर पाना चाहता था। जो मुझे मिला, मुझे असीम सुकून मिला। सच कहता हूँ, आज की भागम भाग और दिखावेबाजी की दुनिया में काके के साथ स्मृतियों को जीने में जो आनंद आया वह दुर्लभ था। काका को यह जताकर और विश्वास दिलाकर कि उनके महेंद्र का समय ज़रूर बदला है, पर रहन सहन और मन के भाव, पसंद नापसंद सब वही हैं, उन्हें बदलने से बचा लिया। यदि मैं खुद को उनके अनुरूप न बदलता तो वो बदल जाते और बदले हुए काका अतीत का सोंधापन मुझसे कैसे बांटते। मुझ में बचा कुछ पुराना काका के होठों की मुस्कान बन गया और काका का पुरानापन मेरे अतीत को सहला गया। मौली हथियार डालती हुई सी बोली, तुम भावुक हो रहे हो। इस भावुकता में कितने दिन खड़े रहते? तरक्की करना गुनाह कब से माना जाने लगा, उसे किसी के लिए छिपाना कितना सही है। तुम्हें क्या लगा मैंने सब कुछ काका के लिए किया? नहीं मौली, बहुत कुछ मैंने अपने लिए भी किया। वो बाजरे का खिचड़ा खाना, घास पर बैठकर धूप सेंकते मूंगफली का मज़ा लेना, वो घासी लाल के बेसन के पकौड़ों और देसी घी की जलेबी की बातें, होली में बनने वाली माँ और काकी के हाथों वाली हींग की कचौड़ियाँ और मावे की गुजिया, सब बातों में ही थीं, पर थीं।
रसीली चटपटी स्वादिष्ट कचौड़ियों जलेबियों को हजम कर पाएं। न ऐसा काका का पुराना हाजमा रह गया था, न ही मेरी डाइट में उन चीज़ों का स्थान है। पर हाँ, स्मृतियों में रचा बसा वो पुराना स्वाद आज के सुकून और भाव रहित जीवन में मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त था। नर्मदा मंत्र मुग्ध सी बेटे की बातों को सुनती हुई एक बार फिर पुराने दिनों में खो गई। बेशक यथार्थ में वह उन पुराने दिनों में जाना नहीं चाहती थी, फिर भी मन में उस कालखंड की कसक रह रहकर हुक उठाती ही है। इसको भी वो झुठला नहीं सकती। कभी कभार उन बीते लम्हों को छू आने को मन कलपता है। रात को डाइनिंग टेबल पर खाना लगा तो सहसा मौली उठी और किचन स्टोर में चली गई। लौटकर आई तो हाथों में पुराने कपड़े में बंधा स्टील का पुराना सा डिब्बा था। ढक्कन खुलते ही देसी घी की खुशबू नाक में घुस गई। महेंद्र की दाल में घी डालते हुए बोली, काका दे गए थे, कुछ इस भाव से मानो कोई बड़ी जागीर दे रहे हों। अनुमानित तंज के प्रत्युत्तर में कोई कुछ कहता इससे पहले ही घी का डिब्बा पकड़े भीगे और धीमे स्वर में वो बोली, स्टोर में बड़ी उपेक्षा से डाल आई थी, पर आज महसूस हुआ इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वाकई यह अनमोल है। मिष्टी अपनी मम्मी की बात नहीं समझी, पर जिन्हें समझना था वो समझ गए। नर्मदा के होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी आ गई। महेंद्र ने भी कुछ गर्व और प्यार से आंखों ही आंखों में आभार व्यक्त करने में देर नहीं लगाई। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।